हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों के हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है नॉर्टन थ्योरम के कंसेप्ट पे। तो आइए देखते हैं कि आज हम कौन सा न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। आज जो हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं वो न्यूमेरिकल डेफिनेटली एक थोड़ा टफ न्यूमेरिकल है, जो कि नॉर्टन थ्योरम से हमें सॉल्व करना है। पूरे नेटवर्क को नॉर्टन सर्किट से हमें रिप्लेस करना है, जिसमें एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है। तो आइए देखते हैं आज हम कौन सा न्यूमेरिकल करते हैं। सो फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस एक्स वाई टर्मिनल। और ये हमारा वो नेटवर्क है जिसमें हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ढूंढेंगे एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस। आइए देखते हैं कि इसमें लगे हुए जो कंपोनेंट उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दिख रही हैं। एक हमारे पास यहाँ पर 9 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स है, 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम का रेजिस्टेंस। उस 6 ओम के रेजिस्टर में से आई करंट फ्लो होती है, और यहाँ एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 6I1। इस पूरे नेटवर्क को हम रिप्लेस करेंगे एक करंट सोर्स और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के साथ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस एक्स वाई। हमें एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं हम अपनी कौन सी अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे और इस नेटवर्क को कन्वर्ट करेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में। ओके, सो I1 जो करंट फ्लो होती है 6 ओम में, जैसे कि आपको पता है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है दिस करंट सोर्स दैट इज 6I1। सो नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की पहली स्टेप ये है कि हम शॉर्ट कर देंगे उस टर्मिनल को जिसके अक्रॉस आपसे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को पूछा गया है। और जब हम उस सर्किट को, उस पॉइंट्स को, उस टर्मिनल्स को शॉर्ट करते हैं तो हम वहाँ से एक करंट को फ्लो करते हुए मानते हैं कि वहाँ एक करंट फ्लो होगी और उस करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वही शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट्स होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, एक्स और वाई दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल को हम शॉर्ट करेंगे और मानेंगे कि यहाँ से एक करंट फ्लो होती है, उस करंट का नाम होगा ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट। सो शॉर्ट द सर्किट, हम सर्किट को शॉर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम शॉर्ट करके इसको मानते हैं कि यहाँ कौन सी करंट फ्लो होगी। सो ये हमारा नेटवर्क, हम दोबारा से इसको बना लेते हैं। एक्स वाई टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर लिया, बाकी सारे कंपोनेंट की वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ लिख लिया। ओके, सर्किट में ग्राउंड हमने यहाँ लिया है 0 वोल्ट, एक्स वाई टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया और इस करंट का नाम लिया हमने ISC। ओके जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ का पॉइंट है 0 वोल्ट, तो डेफिनेटली ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शॉर्ट है। अगर ये पूरा शॉर्ट है तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना होगा, 0 वोल्ट। यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट विल बी 0 वोल्ट। ओके, अब हमने माना कि, मानने की ज़रूरत नहीं है वैसे अभी, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि इस रजिस्टर में से जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1। ओके, इस रजिस्टर की वैल्यू है 6 ओम, तो इस रजिस्टर पे आने वाला जो वोल्टेज होगा वो होगा 6 इंटू I1, दैट विल बी 6 इंटू I1। तो यानी कि इस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस नोड का वोल्टेज 6I1 होगा। ये हमने सर्किट को जो हमें दिया हुआ है उसकी हेल्प से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, अगर यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा 9 वोल्ट, क्योंकि यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट है ग्राउंड और इस नोड के बीच में। तो जब आप ग्राउंड से चलना स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में तो आप जाते हैं माइनस से प्लस, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और प्लस का मतलब वैल्यू बढ़ गई कितनी, 0 + 9। तो यहाँ क्या पोटेंशियल हमको मिलेगा, यहाँ का वोल्टेज हमको मिलेगा 9 वोल्ट। ओके, अब हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम नोडल एनालिसिस यहाँ पे लगाएंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ISC की वैल्यू। ओके, हम नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं A पॉइंट पर। देखिए ये मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये दिस इज A पॉइंट यानी A नोड है, और यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं। इस पॉइंट से 3 ब्रांचेस कनेक्ट हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, एक नीचे वाली डायरेक्शन में जा रही है और एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो हम निकालेंगे यहाँ से इस नोड का वोल्टेज, क्योंकि हमें I1 की वैल्यू पता नहीं है। ओके, लेकिन ये पता है कि इस नोड का वोल्टेज जो है वो 6I1 है, लेकिन I1 एक वेरिएबल है जो कि अननोन है, तो इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ लगाया नोडल एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले एज्यूम किया कि A पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो है VA। ओके, जैसा कि मैं आपको दिखाई दे रहा है कि वो VA जो वोल्टेज है वो 6I1 है, लेकिन अभी हमने एज्यूम किया कि उसकी वैल्यू है VA। नोडल एनालिसिस हमने अप्लाई करी, 3 ब्रांचेस कनेक्ट थी, तीनों का सम 0, यानी कि इस डायरेक्शन में जाने वाली करंट वो होगी 6I1, जिसको हम अभी VA मान रहे हैं, तो VA -9 / 3।
उसी प्रकार VA -0 डिवाइड बाई 6, वैसे हमें पता है इस डायरेक्शन में जाने वाली करंट I1 है, पर I1 तो अननोन है, तो VA -0 डिवाइड बाई 6। ओके, उसके बाद इस डायरेक्शन में जाने वाली करंट 6I1 -0 डिवाइड बाई 2। ओके, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 0 है, यहाँ का वोल्टेज 6I1 है, और सारी करंट हम आउटगोइंग मानते हैं जब भी हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो 6I1 यानी कि VA, यहाँ का पोटेंशियल हम VA मान रहे हैं, तो VA -0 डिवाइड बाई 2। तो ये हमने तीनों ब्रांच में जाने वाली करंट को लिखा, इनका सम किया और इक्वल्स टू 0। KCL प्रिंसिपल पे बेस होता है नोडल एनालिसिस। ओके, आइए हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है एलसीएम होना चाहिए 6, तो 3 से 6 जो है वो 2 टाइम्स जाता है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2VA -18 प्लस एलसीएम 6 है, तो 6 से 6 वन टाइम जाएगा, तो VA एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 जो है वो 6 से 3 टाइम जाएगा, उस 3 का VA से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3VA, डेट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 देखिए 3 एंड 4 एंड 5 6, तो 6VA हो गया, और 18 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो डेट विल बी पॉजिटिव है, तो VA की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। अगर VA की वैल्यू 3 वोल्ट आ गई है, तो वी नो दैट VA जो है वो 6I1 है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने यहाँ जो वोल्टेज माना है VA वो 6I1 ही होगा। तो अब हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाल लिया है, अब हम वोल्टेज की वैल्यू रख के I1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6I1 इक्वल्स टू 3, सो I1 इक्वल्स टू 1/2, डेट विल बी 0.5 एम्पियर, यानी I1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आइए देखते हैं हम आगे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। सर्किट को ड्रॉ नहीं करने के वजह हम एक चीज़ करते हैं, केवल और केवल ये जो रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस रजिस्टर को हमने ड्रॉ किया है। ओके, इस रजिस्टर के इस पॉइंट पर वोल्टेज है 6I1 जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इस पॉइंट पर वोल्टेज है 0 जो कि यहाँ का वोल्टेज है। तो ये जो 2 ओम का रजिस्टर है उसको मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और हम इसमें करंट की वैल्यू निकालते हैं। हमने माना इसमें I2 ओम करंट फ्लो होती है, तो I2 ओम करंट कितनी होगी, 6I1 -0/2, यानी कि 6I1 इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज डिवाइड बाई 2। ओके, करंट हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अभी हमारे लिए हमने माना करंट इस डायरेक्शन में जाती है, तो 6I1 -0 डिवाइड बाई 2, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। ओके, सो 6I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए ये 0.5 यहाँ पे दिखाया है, तो 0.5 हम ऊपर रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 0.5/2 डेट विल बी 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। तो I2 ओम 1.5 एम्पियर आ गई, यानी कि इस रजिस्टर में इधर से आने वाली करंट की वैल्यू है 1.5 एम्पियर। ओके, अब आप देखिए कि इस रजिस्टर में इस साइड यानी लेफ्ट टू राइट है ना, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस डायरेक्शन, जैसा कि मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ, वो है 1.5। ओके, ऊपर से जो करंट आ रही है वो है 6I1। इस पॉइंट पर करंट दोनों ऐड होंगी और क्या बन जाएगी, ISC अकॉर्डिंग टू KCL। इस पॉइंट पर 2 करंट आ रही है और तीसरी करंट जा रही है, तो दोनों आने वाली करंट का सम तीसरी जाने वाली करंट के इक्वल होगा, यानी ISC इज इक्वल टू I2 ओम जिसकी वैल्यू आई है 1.5, देखिए, और ऊपर से आने वाली करंट, ये भी करंट सोर्स है, ये करंट देगा कितनी, 6I1। अब 6I1 में I1 की वैल्यू तो हमने नीचे फाइंड आउट कर ली है 1.5। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से आने वाली करंट और यहाँ से आने वाली करंट को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगी, ISC। तो आइए फटाफट से इसको ऐड कर देते हैं। सर्किट डिजाइन किया हमने, इसमें हमने करंट सोर्स की वैल्यू निकाली, वो होगी 3 एम्पियर। कैसे, 6I1 थी, I1 की वैल्यू रखी 0.5 इंटू 6 करेंगे तो 3 एम्पियर। और ये पूरा नेटवर्क हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, इसमें I1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0.5, XY टर्मिनल को शॉर्ट किया हुआ है, ISC की वैल्यू। अब हम ISC की वैल्यू निकालते हैं। 2 ओम में से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हमें पता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से आने वाली करंट और इधर से जाने वाली करंट दोनों यहाँ पे ऐड होंगी, तो 3 एम्पियर और 1.5 एम्पियर दोनों ऐड हो गए, क्या बना लेंगी, 3 एम्पियर प्लस 1.5 एम्पियर, डेट विल बी इक्वल्स टू 4.5 एम्पियर। तो ISC की वैल्यू यहाँ पे 4.5 एम्पियर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम शॉर्ट सर्किट करंट को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से हम शॉर्ट सर्किट करंट को यहाँ पे निकालेंगे। आइए चलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरफ कि कैसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हम निकालने जा रहे हैं RTH दैट विल बी इन द सर्किट, और वो सर्किट के अंदर जैसे कि आपको पता है कि हमारे सर्किट के अंदर देखिए, हमारे सर्किट के अंदर केवल एक ऐसा सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट है और वो वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स को हमें ज़ीरो करना होगा। ये एक रूल है जब भी हम RTH के अंदर फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई वोल्टेज सोर्स जो कि इंडिपेंडेंट है उसे शॉर्ट करना है, और अगर कोई करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट तो उसे ओपन करना है। तो करंट सोर्स तो कहीं है नहीं। अब आप कहेंगे कि ये भी करंट सोर्स है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंड करता है I1 की वैल्यू पे। I1 यहाँ है, अगर ये I1 जीरो होता तो मैं बिना कुछ सोचे इस सोर्स को जीरो कर देता, यानी कि इसको ओपन कर देता, क्योंकि करंट सोर्स को जीरो करने का एक ही तरीका है, वो है ओपन सर्किट। तो I1 की वैल्यू जब जीरो होगी तब ये सोर्स जीरो होगा, अदरवाइज ये सोर्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है I1 की वैल्यूज पे। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, आपको केवल उन्हीं को ही शॉर्ट या ओपन करना होगा रेस्पेक्टिवली। ओके, आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम RTH निकालते हैं। तो हमने RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है XY टर्मिनल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई सोर्स यानी कोई जब कोई डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क में कनेक्ट है तो उसमें RTH की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं अपनी तरफ से, जो कि सर्किट में फ्लो करता है I करंट, और बाकी सारी वैल्यूज हम एज इट इज लिख देते हैं 6I1। ओके, और ये हमारा ग्राउंड। तो ये जो V और I हमने लगाया है, ये क्यों लगाया है? क्योंकि हम निकालना चाहते हैं RTH। तो यहाँ ये जो दो टर्मिनल थे ना XY, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम RTH निकालना चाहते हैं, और RTH जब हम यहाँ निकालेंगे तो वो होगा V और I का रेशियो, यानी V बाई I या V डिवाइडेड बाई I। तो अगर आप किसी भी टर्मिनल पर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वहाँ के टर्मिनल पर वोल्टेज और वहाँ से फ्लो होने वाली करंट अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका काम हो जाता है आसान। ओके, आइए चलते हैं आगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वोल्टेज है वो है 0 वोल्ट। ओके, ये यहाँ पे हमने ग्राउंड माना है। अगर ये 0 है तो डेफिनेटली जब आप ऊपर पहुंचोगे तो यहाँ आपको पॉइंट पे क्या मिलेगा? V वोल्टेज। क्यों? क्योंकि इस पूरी ब्रांच में एक ही सोर्स कनेक्ट है और कोई कंपोनेंट नहीं है, ना रेजिस्टेंस ना कुछ और। तो यहाँ का वोल्टेज 0, तो यहाँ का कितना होगा? V। तो यहाँ पे कितना होगा? V, यानी इस नोड का वोल्टेज हो गया V, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ का वोल्टेज कितना है? 0, तो यहाँ का कितना होगा? 0, तो यहाँ का कितना होगा? 0, क्योंकि ये पूरा शॉर्ट है, कनेक्ट है, कोई कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। ओके, तो हम मेंशन कर देते हैं 6I1 0 वोल्ट, A और B पॉइंट। ये A पॉइंट ले लिया हमने, ये B पॉइंट ले लिया, यहाँ का वोल्टेज 0 मेंशन कर दिया। इस रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज आया था वो 6I1 था, जैसे कि हमने अभी ISC की वैल्यू में बताया था आपको। ओके, अब हम दोबारा से V बाई I का रेशियो निकालने के लिए अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस एट A। ये जो A पॉइंट है इस पर दोबारा से नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं V और I के रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। आइए देखें कैसे लगाते हैं। देखिए, जो करंट नीचे जा रही है वो है I1, जो करंट नीचे की तरफ जा रही है वो है I1। ओके, और जो करंट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है वो होगी 6I1 माइनस 0 डिवाइड बाई 3। तो 6I1 माइनस 0 लिखने का कोई सेंस नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा, डिवाइडेड बाई 3। तो ये जा रही है इस नोड से लेफ्ट डायरेक्शन में करंट। ओके, आइए देखते हैं राइट डायरेक्शन में कितनी करंट जाती है। तो देखिए, इस नोड का वोल्टेज कितना है? V। इस नोड का वोल्टेज कितना है? 6I1। करंट हमेशा यहाँ से आउटगोइंग माननी है, तो राइट डायरेक्शन में जाने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी? 6I1 माइनस V डिवाइड बाई 2। तो आइए फटाफट से लिख लेते हैं 6I1 माइनस V डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो 6 से I1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 12I1, और 3 को 6 और V दोनों से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 3V इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से I1 की जो वैल्यू आएगी वो देखिए आप 36, 18 प्लस 12 30, और 30 प्लस 6 36, I1 इक्वल्स टू 3V। ओके, ये इक्वेशन मान ली हमने। अब हम अप्लाई करते हैं नोड। अब देखिए, आप एक चीज़ बड़ा ध्यान से यहाँ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। I1 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, कितनी? 0.5। देखिए, लेकिन आप ये वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू I1 की जब आई थी जब ये सोर्स यहाँ था। अब सोर्स नहीं है तो ये I1 मैंने यहाँ लिखा ज़रूर है, लेकिन ये पुराना वाला I1 नहीं है जो ISC में कैलकुलेट करके 0.5 आया था। नहीं, ये वो बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इस I1 को I2 मान लीजिए, फिर आपको हर जगह जहाँ पे भी I1 लिखा है वहाँ I2 लिखना पड़ेगा,
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि I1 तो है, ये वही है, लेकिन वो वैल्यू नहीं है। I1 वेरिएबल सेम है, लेकिन अब इसके अंदर 0.5 नहीं है, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए, एक I1 और एक V। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होते। तो अब हम दोबारा से नोडल एनालिसिस लगाते हैं इस पॉइंट पर, यानी B पॉइंट पर। तो आइए नोडल एनालिसिस लगाते हैं एट पॉइंट B। तो -6I, अब देखिए इस पॉइंट पे जब मैं नोडल एनालिसिस लगाऊंगा ना, तो ऊपर की तरफ जाने वाली करंट क्या होगी? -6I1। क्यों? क्योंकि आने वाली करंट 6I1 है, लेकिन हम तो जहाँ पे भी नोडल एनालिसिस लगाते हैं वहां से करंट को आउटगोइंग मानते हैं, इसलिए हम लिखेंगे -6I1। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया -6I1, ओके। प्लस V -6I1/2, देखिए यहाँ का वोल्टेज है V, यहाँ का वोल्टेज है 6I1। तो अब राइट डायरेक्शन में जाने वाली करंट क्या होगी? V -6I1/2। तो V -6I1/2। उसके बाद अब देखिए इस तरफ जाने वाली करंट, इधर से आने वाली करंट I है, तो जाने वाली क्या होगी? -I। तो हमने लिखा -I एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसका एलसीएम आएगा 2, तो 6 2 12, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, ओके, इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम लिया 2 इंटू 6 दैट इज 12, माइनस के साथ V -6I1 एज इट इज रहेगा, और इस 2I माइनस का 2I आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था V/I का रेशियो, क्योंकि हमें RTH निकालना है। RTH है V/I का रेशियो, लेकिन इस V/I की इक्वेशन के अंदर ये I1 कहाँ से आ गया? हमें इसे भगाना है। तो आइए इस I1 को यहाँ से कैसे रिप्लेस करते हैं वो देखते हैं। देखिए हमने पहले एक इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे दिख रही है आपको, इक्वेशन नंबर 1। वहां से हम I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल V, जो हमने सोर्स लगाया उसके टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का हम यूज करके I1 की वैल्यू निकालेंगे V की टर्म्स में, और यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। पूरी इक्वेशन V और कैपिटल I की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ही इक्वेशन आए, V/I का रेशियो फटाफट से निकाल के RTH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। तो हमने ये और ये ऐड करके लिख दिया -18I1 माइनस का 2I प्लस V इक्वल्स टू 0। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल, 3/36 कर देंगे, तो ये हो जाएगा V/12। अब V/12 जो I1 आपको दिख रहा है ना, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 18 V/12 माइनस 2I प्लस V इक्वल्स टू 0। जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ये जा रहा है 6 से। ओके, तो ये नीचे आ गया 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3/2, देखिए माइनस का 3/2 V आ गया, और एक प्लस का V और भी है, तो वो भी लिख देंगे अपन। और इक्वल्स टू में जो 2I आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो इक्वल्स टू में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का V इक्वल्स टू 2I, 3/2 माइनस का ये प्लस का 2V/2, एलसीएम ले लिया 2I। नाउ V/2 माइनस का इज इक्वल्स टू 2I, सो V/I इज इक्वल्स टू 4। 2 इंटू 2 4, देखिए ये इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया और I नीचे आ गया। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट होता है या ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि या तो आपने वोल्टेज की पोलरिटी यहाँ जो कनेक्ट किया है उसकी अपोजिट ली है, और उसी वजह से करंट की डायरेक्शन अपोजिट में आई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन आया है इसलिए आया है क्योंकि हमने करंट मानी है कि यहाँ से करंट निकल के यहाँ जाती है, अदरवाइज अगर आप नीचे से करंट मानते तो ये नेगेटिव नहीं आता। तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, तो नेगेटिव को आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है। आपका आंसर आ चुका है, डेट इज 8 ओम। तो ये हमारी RTH की वैल्यू है। सो नॉर्टन सर्किट हम जो बनाएंगे वो होगा ISC, जिसकी वैल्यू है 4.5 एम्पियर, और RTH जो कि पैरेलल में लगेगा, जिसकी वैल्यू है 4 ओम। और ये XY टर्मिनल के अक्रॉस हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। XY टर्मिनल के अक्रॉस पूरे सर्किट को हमने रिप्लेस कर दिया है एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू 4.5 एम्पियर है, और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप देखिए, करिए, समझिए, क्योंकि ये इस तरीके के न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं और बच्चे छोड़ जाते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको करना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में, आप पोस्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप करिए, आप बताइए, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।